हेलो साथियों, नमस्कार। क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं क्लास 12 सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर। दोस्तों, बिल्कुल इसी प्रकार का आपको बोर्ड एग्जाम में पेपर मिलने वाला है। ठीक है, तो आज आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। मैं गारंटी लेता हूं आप हिंदी में 100 में 100 नंबर पक्के करके जाओगे। ठीक है, क्योंकि नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न पत्र है। सेम टू सेम इसी प्रकार का पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है। ठीक है, तो इस पेपर को अगर आपने पूरा हल कर लिया तो 100 में 100 की गारंटी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे पेपर का नाम दिया रहेगा और यहाँ पे पेपर का कोड दिया होता है। ठीक है, जैसे इसका कोड है 305 DM। ठीक, और समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का, जिसमें से 15 मिनट क्या है, परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। फिर पेपर को पढ़ते हैं और इसको हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप पूरा हल कर लीजिए, गारंटी है 100 में 100 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले खंड का दिया जाएगा, खंड का, और उसके बाद आता है खंड खा। यानी पेपर आपका 2 खंडों में विभाजित होता है। ठीक है, पहला है खंड का। तो खंड का में क्या क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, आपको बहुविकल्पी दिए जाएंगे 10। ठीक है, तो पहला है अष्टयाम के रचयिता हैं। अष्टयाम के रचयिता कौन है? गोकुलनाथ हैं, वल्लभाचार्य हैं, नाभादास हैं या तुलसीदास हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अष्टयाम के जो रचयिता हैं वो आपके नाभादास हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अष्टयाम के रचयिता कौन है? तो नाभादास हैं। ठीक है, उसके बाद में खंड खा यानी क्वेश्चन नंबर खा आता है, 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है, ये आपसे बताया गया है। जैसे जैनेन्द्र कुमार हैं, गोकुलनाथ है, नाभादास है या लल्लूलाल, इसमें से कौन है? तो 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक आपके गोकुलनाथ हैं। कौन हो जाएंगे? तो गोकुलनाथ हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत भारती की रचना विधा है। यानी भारत भारती की रचना जो है वो किस विधा की रचना है। ठीक है, तो भारत भारती की रचना किस विधा की है? कहानी है, उपन्यास है, नाटक है या काव्य है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो काव्य वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो यानी भारत भारती की रचना विधा कौन सी है? काव्य विधा की रचना है। समझ गए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सदल मिश्र की रचना है, ये घा वाला। सदल मिश्र की रचना कौन सी है, इसमें आपको बताना है। ठीक है, तो सदल मिश्र की जो रचना होती है वो नासिकेतोपाख्यान होती है। इसमें सेकंड वाला सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सदल मिश्र की रचना कौन है? तो नासिकेतोपाख्यान है। समझ गए। उसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन आता है, आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से किसने अभिग्रहित किया? ठीक है, आधुनिक काल जो है इसको गद्य काल से किसने अभिग्रहित किया है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, इस प्रकार से 5 आपके गद्य खंड से बहुविकल्पी आएंगे। उसके बाद में 5 आपके पद्य खंड से बहुविकल्पी आते हैं। ठीक है, तो देखिए, गद्य वाले हमने कर लिए हैं, 5 तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद पद्य से 5 आएंगे। जैसे पहला है दूसरे का पहला का वाला, भारतेंदु युग की रचना कौन सी है? प्रेम माधुरी है, निरुपमा है, कामायनी है या गुणवारी है। तो भारतेंदु युग की रचना जो है वो आपकी प्रेम माधुरी है। क्या है? प्रेम माधुरी भारतेंदु युग की रचना है। कामायनी किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की है। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद खा वाला, रीतकालीन कवि हैं। रीतकालीन कवि कौन से हैं? इसमें जैसे दिया गया है मीराबाई, रस खान, द्विजदेव या विद्यापति। तो रीतकालीन कवि कौन है इसमें? तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्विजदेव। द्विजदेव क्या है? ये आपके रीतकालीन कवि हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, आधुनिक युग की मीरा है।
ठीक है, जैसे गा वाला। आधुनिक युग की मीरा कौन है? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमार यानी सुमित्रा कुमारी चौहान और सुभद्रा कुमारी चौहान, इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार से। ठीक है, तो आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, कवि पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, किस पर मिला है? तो चिदम्बरा पर मिला है। ठीक है, कवि पंत को चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, हिंदी खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा मिली, यानी हिंदी खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा कब मिली, इसमें बताना है। ठीक है, तो इसमें जो आपको मिले है तो द्विज यानी द्विवेदी युग में मिली है। हिंदी खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा कब मिली है? तो आप बताएंगे द्विवेदी युग में। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपने 10 नंबर के बहुविकल्पी तैयार कर लिए। जी हाँ, तैयार कर लिए। 5 नंबर के गद्य खंड से, 5 नंबर के पद्य खंड से 10 नंबर के टोटल बहुविकल्पी आएंगे। ठीक है, उसके बाद में एक 10 नंबर का आपका आता है गद्यांश। कैसे गद्यांश हल करना है, क्या ट्रिक लगानी है, चलिए समझते हैं। गद्यांश दिया जाता है, दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 5 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का, यानी टोटल 10 नंबर के। ठीक है, तो क्या गद्यांश दिया गया है, देखिए ध्यान से समझिएगा। कहता है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। ठीक है, फिर इसके नीचे अंडरलाइन किया गया है, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है, और राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितना गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। ठीक है, इस प्रकार से इतना अंडरलाइन किया गया है। उसके बाद, इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। ठीक है, तो गद्यांश पहचानने की ट्रिक क्या होती है? जहां भी आपको मिल जाए भूमि का निर्माण, भूमि से रिलेटेड यानी धरती के बारे में कुछ भी आपको मिल जाए तो समझ लीजिएगा ये राष्ट्र का स्वरूप नामक चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो भूमि का निर्माण देवों ने किया है, भूमि का यानी धरती के बारे में कहीं पर भी कुछ भी आपको मिल जाए, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि ये राष्ट्र का स्वरूप नामक चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, जैसे राष्ट्र के बारे में बताया जाए, राष्ट्रीयता की जड़ें, राष्ट्रीयता पृथ्वी के बारे में, है ना, इस प्रकार से भूमि के पार्थिव स्वरूप, इस प्रकार से कुछ रूढ़ शब्द आपको ढूंढ लेने हैं। अगर धरती से रिलेटेड, राष्ट्रीयता से रिलेटेड कुछ भी मिल जाए तो समझ लीजिएगा ये कहाँ से लिया गया है, तो राष्ट्र का स्वरूप नामक चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, उसी के रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला आएगा, उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है तथा इसके लेखक कौन है? तो आप पहचान गए हैं गद्यांश किस पाठ से है, तो राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। और इसके रचयिता कौन या लेखक कौन है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल है। समझ गए। फिर कहता है लेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो लेखांकित अंश मैंने ऊपर बताया था, उसकी व्याख्या आपको कर देनी है। ठीक है, फिर आपको यहाँ से लिखना है अगला क्वेश्चन। अगला आता है, पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है? भूमि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, और किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो ये सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कहाँ मिलेंगे, तो इस गद्यांश में मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें से आपको ढूंढ करके उसके आंसर लिख देने होंगे। 10 नंबर आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा। समझ गए। तो गद्यांश हल कर लीजिएगा आप लोग। अगर ये गद्यांश नहीं आता है तो आपको अथवा करके एक दूसरा गद्यांश दिया जाएगा जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है,
यानी अगर पहला नहीं आता है तो आप दूसरे से काम चला सकते हैं, दूसरे में भी वही चीज़ें दी रहेंगी। 5 प्रश्न इसमें भी आएंगे 10 नंबर के, ठीक है। तो अथवा वाला भी आप कर लीजिएगा। उसके बाद में आता है एक पद्यांश, वो भी 10 नंबर में आएगा पद्य खंड से, ठीक है। तो कहाँ से आएगा, देखिए पहला पद्यांश दिया गया है। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगुंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इस काल वातायनों से। इस प्रकार से, यानी पवन दूतिका से लिया गया है ना, समझ गए आप लोग। इस प्रकार से आपको पहचानना है। जब इसको पढ़ोगे एक बार तो आप समझ जाओगे कि यह कहाँ से लिया गया है। बस आपको चैप्टर का नाम और लेखक याद रखने हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से है, तो पवन दूतिका से है और इसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध है। फिर इसमें भी 5 क्वेश्चन उसी प्रकार के मिलेंगे, ठीक है। तो इन प्रश्नों को आप लोग पढ़िए, फिर उसी में से छांट के आंसर लिखिए। अगर आपको गद्यांश हल करना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं स्पेशल वीडियो बताऊंगा कि किस प्रकार से गद्यांश को हल करना है, ठीक है। अगर इसमें भी पहला नहीं आता है तो अथवा में एक दूसरा मिल जाएगा, उसको आप हल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मिला है छायाएं मानव जन की हैं, ठीक है, दिशाहीन सब और पड़ी वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, इस प्रकार से, ठीक है। तो कुछ भी यहाँ पे दूसरा वाला होगा उसको आप हल कर लीजिएगा। फिर इसमें भी 5 प्रश्न दिए रहेंगे, आप इसको हल कर सकते हो, ठीक है। 5वां प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। एक लेखक का साहित्यिक परिचय लिखना है। जैसे 3 लेखक आएंगे यहाँ पे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तीनों में से किसी एक का आपको जीवन परिचय लिखना है, ठीक है। जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय, और उनकी कृतियों को भी लिखना है, ठीक है। तो ये 3 हो गए। उसके बाद साहित्यिक परिचय किसका है, कवियों का है। तो कवियों में भी आपको 3 याद रखने हैं, सुमित्रानंदन पंत, सच्चिदानंदन हीरानंदन वात्स्यायन और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, ठीक है। 3 ये आपको याद रखने हैं, 3 ऊपर वाले, ये 6 आपको जीवन परिचय याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा जो है 80 शब्द की होती है, ठीक है। यानी बहादुर या पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालना है और ये अधिकतम 80 शब्दों में आपको लिखना होता है, ठीक है। अथवा करके यहाँ पे दिया जाएगा, अगर पहला वाला नहीं आता है तो दूसरा कर लीजिए। ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए, ठीक है। सारांश मतलब कहानी क्या है इसको कम शब्दों में बताना है, ठीक है, 80 शब्दों के अंदर, ठीक है, इस प्रकार से। फिर आता है एक स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। तो ये भी 5 नंबर में आएगा। तो इसको आपको अपने हिसाब से तैयार करना है। जैसे मुक्त यज्ञ हो गया, रश्मि रथी हो गया, त्याग पथी हो गया और आलोक व्रत है, ठीक है। तो जो आपके जिले में लगता है वो आप लोग तैयार कर लीजिएगा इसमें से, ठीक है। अब ये कहाँ से प्राप्त होगा आपको, तो अपने टीचर से संपर्क कर लीजिए, पूछ लीजिए कौन सा लगता है। फिलहाल सभी को पता ही होगा, जो आपके जिले में लगता है खंड का भी वो तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये भी 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। फिर आता है आपका संस्कृत का गद्यांश, ये आपका 7 नंबर में आएगा संस्कृत से, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है, संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणस्य सुनिश्चितम तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्य च वर्तते। भारतीय संस्कृत साहित्य और व्याकरण ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। ये यानी कि जो चैप्टर है संस्कृत वाला ये 7 नंबर में पूछा जाएगा। यहाँ से 2 नंबर का आपका आएगा इसका संदर्भ। तो संदर्भ क्या हो जाएगा, भारतीय, यहाँ से ये जो जिस चैप्टर से लिया गया है, ठीक है, संस्कृत साहित्य से सरसम, तो ये कहाँ से लिया गया है ये आपको बताना होगा संदर्भ में। तो ये 2 नंबर संदर्भ के और 5 नंबर हिंदी अनुवाद के मिलेंगे इस प्रकार से, ठीक है। फिर एक अगर पहला वाला नहीं आता है तो अथवा वाला आप कर सकते हो, इसका भी हिंदी अनुवाद करना होता है। फिर आएगा एक श्लोक, ये भी 7 नंबर में।
ठीक है। श्लोक यहाँ पे दिया गया है, ना मे रोचते भद्रम व उलूकाभिषेचनम। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपका 7 नंबर में आता है। इसका भी आपको संदर्भ लिखना है और हिंदी अनुवाद करना होता है। संदर्भ के 2 नंबर, अनुवाद के 5 नंबर। ठीक, अगर पहला नहीं आता है तो अथवा में दूसरा मिल जाएगा, उसको आप लोग कर लीजिए। ये दोनों आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में 9 नंबर पे आता है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। जैसे अपनी खिचड़ी अलग पकाना, जैसे अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका क्या लिखना है, अर्थ लिखना है। और उसके बाद में वाक्य प्रयोग करना है। जैसे लिखा है, उंगली उठाना, या फिर हाथ मलबे रह जाना, फिर है चूहे का जाया बिल ही खोदता है। इनमें से किसी एक का आपको अर्थ लिखना है और उसको वाक्य में प्रयोग कर देना है। ठीक है, फिर आता है, एक अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें से भी 5 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा आपको। एक आपको गद्यांश मिला है, जैसे इसको पढ़िएगा और उसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, पहला 1 नंबर का, दूसरा 2 नंबर का, दूसरा भी तीसरा भी 2 नंबर का, यानी 5 नंबर का आपका गद्यांश मिलेगा। तो इसको भी आप लोग पढ़ के इसी में से छांट के उत्तर लिख देंगे तो 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगर पहला वाला समझ नहीं आ रहा है तो अथवा में दूसरा दिया रहेगा, उसको आप लोग हल कर सकते हो। ठीक है, समझ गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें भी 3 क्वेश्चन मिलेंगे 5 नंबर के, यानी कि पहला नहीं आता है तो दूसरा कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आप लोग अपने हिसाब से समझ लेना कौन सा आपको करना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 11 में आता है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। जैसे वसन हो गया और बेसन हो गया। वसन माने क्या होता है और बेसन माने क्या होता है। वसन माने वस्त्र और बेसन माने आदत, इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पे दिया है अम्बुज और अम्बुद। अम्बुज माने क्या होता है, कमल होता है। अम्बुद मीन्स क्या होता है, बादल होता है ना। तो ये वाला आपको सही करना होगा। जैसे इसमें दिया गया है, अम्बुज अम्बुद, वसन बेसन, इस प्रकार से आपको गेस पेपर में काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। उन सभी को तैयार कर लीजिएगा, 2 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। ठीक, तो ये कैसे याद करना है आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 2 अक्षर दिए होते हैं, यानी अम्बुज मीन्स क्या होता है और अम्बुद माने क्या होता है। तो अम्बुज मीन्स होता है कमल, अम्बुद मीन्स होता है बादल। तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हल करना है। उसके बाद में आता है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। यानी एक शब्द दिया गया है अंबर और पट विधि नाग, इनमें से किसी एक का 2 अर्थ लिखने हैं, यानी पर्यायवाची इसके लिखने हैं। जैसे अंबर माने क्या होता है, अंबर माने होता है आकाश, और अंबर माने क्या होता है, दूसरा भी इसका एक अर्थ वही लिखना होता है। ठीक है, तो इनके 2 अर्थ आपको कमेंट में बताने हैं कि अंबर के 2 अर्थ क्या होते हैं, पट के 2 अर्थ क्या होते हैं, विधि के 2 अर्थ क्या होते हैं और नाग के 2 अर्थ क्या होते हैं। ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों को आते हैं। उसके बाद में, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द दीजिए। इन वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है। जैसे जो आंखों के सामने हो, वो क्या होता है, नेत्र सम्मुख होता है, प्रत्यक्ष होता है, आंख के आगे होता है, या प्रत्यक्ष प्रत्येक आंख होता है। इनमें से बताना है। जैसे जो आंख के सामने हो वो होता है प्रत्यक्ष। ठीक है, जैसे कहते हैं मैंने ये प्रत्यक्ष देखा, यानी आंखों के सामने मैंने ये होते हुए देखा, है ना। तो ये होता है प्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी वाला। इस प्रकार से आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द तैयार करना है। ठीक है, फिर दिया गया है, जानने की इच्छा रखने वाला क्या होता है, जिज्ञासु होता है, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से। ठीक है, और फिर आता है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। जैसे 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से 2 को सही करके लिखना है, 2 नंबर की। तो तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, इसको कैसे लिखोगे, तुम कुर्सी पर बैठे हैं। क्या लिखा है, तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, है ना, ये गलत लिखा है। क्या लिखोगे, तुम कुर्सी पर बैठे हो, या फिर लिख सकते हो आप कुर्सी पर बैठे हैं, है ना, इस प्रकार से। जैसे लिखा है, इस सरोवर में अनेकों कमल खिलते हैं, तो इसको सही करके कैसे लिखोगे, इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं। ठीक है, इस प्रकार से सही करके आपको लिखना है।
फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12, वीर रस अथवा हार रस का स्थायी भाव, हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। स्थायी भाव लिखना है, उदाहरण देना है और परिभाषा लिखना है 2 नंबर में। यानी कि रस आपको तैयार करने हैं, अलंकार आपको तैयार करने हैं और छंद तैयार करने हैं। ठीक है, 6 नंबर के ये सारे क्वेश्चन आएंगे। वीर रस, हास्य रस, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, फिर आता है दोहा और सोरठा, ये आपको तैयार करना है। उदाहरण, मात्रा और इसके लक्षण, ये सब है ना, सब लोग तैयार कर लीजिए, 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। फिर आता है बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक आवेदन या प्रार्थना पत्र लिखिए। 6 नंबर में प्रार्थना पत्र लिखना होता है। या फिर अगर पहला नहीं आता है तो दूसरा लिख दीजिए, शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, 6 नंबर में पूछा जाएगा। फिर आता है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। ठीक है, जैसे 4-5 निबंध दिए गए हैं। देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या और समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति, देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। ठीक है, इस प्रकार से 5 आपको दिए गए हैं निबंध। इन पे आप लोग निबंध तैयार कर लीजिए। 9 नंबर का निबंध आता है। ठीक है, तो ये सारा पेपर जितना मैंने आपको बताया है, ठीक है, अगर ये पूरा आपने तैयार कर लिया यहाँ से जो जो क्वेश्चन हमने बताए हैं, ठीक है, तो समझ लीजिए हिंदी में 100 में 100 नंबर आप पक्के कर सकते हो। ठीक है, सेम टू सेम इसी प्रकार का आपको पेपर मिलने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को अगर यहाँ तक देख लिए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम मिलते हैं इसी प्रकार की हर वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।